इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। समझे, जैसे एक जनरेशन और पेरेंट का जनरेशन है, तो पेरेंट की जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में आ रहे हैं, तो उस ट्रांसफर को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट के कैरेक्टर वो बच्चे ने इनहेरिट किया, ओके, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो हमने देखा इनहेरिटेंस। अब देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब क्या, देखो सारे के सारे जो भी आपके सिबलिंग्स आएंगे, जो भी उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे, सारे ऑफस्प्रिंग सेम नहीं होंगे। मतलब उनमें कुछ ना कुछ फिजिकल कैरेक्टर, उनका जो फेस एक जैसा नहीं होगा, या फिर उनकी हाइट या फिर उनका वेट, कुछ सारा एक जैसा नहीं होगा जो मॉम डैड को रिप्रेजेंट करे। उनको ऑलमोस्ट सिमिलर तो होंगे, 99% सिमिलैरिटी रहेगी पेरेंट, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। समझा? तो उनको बोलते, उस कैरेक्टर, उस टर्म को बोलते हैं वेरिएशन। अब देखते हैं, देखो मेंडल की बात करते हैं। तो मेंडल को जानने से पहले अपने मेंडल की स्टोरी जानते हैं। मेंडल की स्टोरी कैसी बनी, मेंडल किस तरह से, मेंडल ने क्या क्या स्ट्रगल किए, कैसे कैसे उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया जाता है। ओके, तो मेंडल की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो मेंडल कहां पर, तो उसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। ओके, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। मोराविया नाम का विलेज था वहां पर, ऑस्ट्रिया में। वहां पर मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल के जो फादर थे वो प्रोफेशन से फार्मर थे, वो एक फार्मर थे। ओके, तो क्या हुआ था, उस हिसाब से मेंडल का जो भी रुचि थी उसमें, मतलब उनकी जो पहले से बॉर्न जब वो हुए थे, तो उनकी फैमिली कैसे गरीबी की वजह से उनको भी कभी कभी फार्म पे जाके उनको फार्मिंग सीखना पड़ता। तो मेंडल को पहले से फार्मिंग में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, उसमें उनको थोड़ा शौक था। ओके, लेकिन मेंडल कैसे थे, मेंडल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो मेंडल पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उनको एक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उनको एडमिशन मिला। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जाके उन्होंने पढ़ा, फिजिक्स की पढ़ाई की, वहां पे उन्होंने मैथ्स की पढ़ाई की और नेचुरल साइंस की पढ़ाई की। पहले के जमाने में कैसा होता था कि फिजिक्स होता था एंड मैथ्स होता था एंड बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कुछ ऐसा इतना डेवलप नहीं था। तब 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में इतना एडवांसेस नहीं आए थे कि लोग बायोलॉजी समझ सके। तब के टाइम तो माइक्रोस्कोप भी नहीं जनरेशन, मतलब तब तो माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो उस समय क्या नेचुरल साइंस पढ़ाया जाता था लोगों को। नेचुरल साइंस उनको जैसे नेचर से जुड़े हुए जितने भी चीजें होते हैं, जैसे फार्मिंग के, कैटल के, उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था। अब देखो मेंडल पढ़ने में अच्छे थे, तो वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उन्होंने ऐसे प्रीस्ट मॉनेस्ट्री में ज्वाइन किया। ओके, वो चर्च गए, चर्च में एक फादर बन गए, वो समझा, तो वो प्रीस्ट बन गए। अब प्रीस्ट के बाद प्रीस्ट वो देखो, वो जब चर्च ज्वाइन किया उन्होंने, चर्च वालों ने बोला आप पढ़ाई में अच्छे थे तो आप टीचिंग भी करो, हमारे बाजू में जो चर्च से जुड़ा हुआ स्कूल है अब उसमें जाके पढ़ाओ भी, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल जो प्रीस्ट से टीचर बने। ओके, अब उनको टीचिंग में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, तो टीचिंग करते 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 उन्हें एक टाइम पे पता चला कि किस तरह से जो वो हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे थे, मतलब समझ, जिस तरह से वो फार्मिंग वगैरह जब पढ़ाने लगे तो उनको कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट होने लगी कि यार एक पी प्लांट है, मतलब कोई भी नॉर्मल सा प्लांट है। उन्होंने देखा कि जो एक पी प्लांट था, कोई पी प्लांट लंबा था, कोई पी प्लांट छोटा था, कोई पी प्लांट टॉल था, कोई शॉर्ट था, किसी का पॉट अलग शेप का इन्फ्लेटेड था, किसी का पॉट चपटा था, किसी का जाड़ा था, फिर किसी का फ्लावर वॉयलेट कलर का था या किसी का फ्लावर व्हाइट कलर का था। समझे? तो इस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं, मतलब क्यों आ रहे हैं, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई, क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं, मगर क्यों आ रहे हैं, मुझे जानना है। तो मेंडल के अंदर ये क्यूरियोसिटी थी। ओके, सो उसने क्या किया, सबसे पहले वो अपने जो चर्च होता है, चर्च देखो मेंडल एक प्रीस्ट था। ओके, तो उसने क्या किया, चर्च के पीछे बैकयार्ड होता है, हमेशा हर चर्च में होता है। तो बैकयार्ड में एक जमीन थी, वहां पर एक प्लॉट था, जो चर्च वाले से उसने परमिशन लेके बोला कि मुझे यार देखो ऐसा ऐसा कुछ करना है, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे बताओ कि मुझे एक जगह दो जहां पर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सारे चर्च वाले ने बोला ठीक है मेंडल, तू पढ़ना चाहता है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो हम लोग तेरी हेल्प करेंगे। तो मेंडल को उन्होंने पीछे जो बैकयार्ड का जमीन था उन्होंने मेंडल को दे दिया। अब मेंडल ने अपना जो जितना भी उसकी क्यूरियोसिटी थी पी प्लांट को लेके, तो उसने सारे एक्सपेरिमेंट चालू किए पी प्लांट को। अब उसने क्या करना चालू किया, देखो मेंडल ने पूरा का पूरा पी प्लांट उसने 70 मीटर बाय 7 मीटर के यार्ड में, एक यार्ड था पूरा,
बोलते ना गार्डन था पीछे, चर्च के पीछे गार्डन था, तो वहां पर एक प्लॉट था जो 70 बाय 7 मीटर का प्लॉट था जो चर्च के लिए रिजर्व था। मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट था उसने मेंडल ने देखो अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया 1856 में। ओके, तो देखते हैं फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को 1856 में मेंडल ने अपना जो काम था, जो क्यूरियोसिटी, उसको अंजाम दिया उसने। अब उसने क्या बोला, मैं इसके अंदर जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी क्यू आ रहा है, मैं इसको पता करके रहूंगा, समझे। तो मेंडल ने चालू किया अपना एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट का उसने टाइटल दिया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उसने अपने थियरी का टाइटल दिया कि मुझे पता करना है कि प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में जब मैं हाइब्रिडाइजेशन करूंगा तो किस किस तरह से मुझे वेरिएशंस मिलेंगे। वो वेरिएशंस को स्टडी करना चाहता था कि ये अगर ये पी प्लांट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, क्या चीज है जिसकी वजह से वो आ रही है। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए उसने एक नया कंसेप्ट चालू हाइब्रिडाइजेशन का। देखो ये मेंडल तब कर रहा है जब लोगों को दूर दूर तक पता नहीं था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था लोगों को। तो मेंडल तब के जमाने में ये सब चीजें कर रहा था, सोचो। ठीक है, तो उसने क्या किया 1856 में उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, उसने सारे पी प्लांट लिए, सारे पी प्लांट को ग्रो किया। पी प्लांट को ग्रो करने के बाद उसने हर एक पी प्लांट के ऊपर ध्यान दिया, कैसे कैसे। देखो पी प्लांट के ऊपर उसने जितने भी उसके ऑफस्प्रिंग्स आ रहे थे, सारे ऑफस्प्रिंग को जनरेशन बाय जनरेशन उसको सेग्रीगेट करके पूरे का पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके वो चलता गया। जैसे मान लो अभी ये मेरा पेरेंट था, पेरेंट जनरेशन था, उसके बाद में जो पहली प्रोजेनी उसका ऑफस्प्रिंग आया, फिर उसका ऑफस्प्रिंग कैसा आया, समझे, इसका क्रॉस मैंने इसके साथ किया, उसका क्रॉस उसके साथ किया, समझे। उसने अलग अलग क्रॉसेस परफॉर्म किए एंड वो क्रॉस करते करते जितने भी उसको डेटा मिल रहा था उसने सब वो लिखता गया। देखो मेंडल एक मैथमेटिशियन था, उसने मैथ्स की पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उसने मैथ्स की पढ़ाई की थी, तो उसको पता था स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है। तो उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड किया था, समझे। जैसे मान लो मुझे येलो कलर का मुझे सीड मिल रहा है, येलो सीड मुझे कितने प्लांट में, पूरे के पूरे जनरेशन में मुझे येलो सीड कितने मिल रहे हैं और कितने प्लांट से मिल रहे हैं, कौन से प्लांट में ग्रीन मिल रहे हैं, कौन से प्लांट से येलो मिल रहे हैं, कौन सा प्लांट में टॉल है, कौन सा प्लांट में शॉर्ट, ये सारे के सारे रिकॉर्ड उसने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा था अपने पास। ठीक है, इस तरह से उसने करते 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 10 साल लगा दिए पूरे, समझ रहे हो कितना पागल था वो। 10 साल उसने सिर्फ इस पी के ऊपर लगा दिए, पी प्लांट के ऊपर 10 साल तो वो यही सेम क्रॉस करता रहा, समझा। उसने क्रॉस किया, डेटा लेगा, क्रॉस किया, डेटा लेगा, इस तरह से उसने पूरा फाइल मेंटेन करके पूरा नतीजे पे पहुंचा। एंड देखो अब कोई भी अगर इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको तो अभी देखो उसको किसी ना किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना कि देखो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे देख लो। ये अगर कोई सोसाइटी या फिर कोई जर्नल में पब्लिश करेगा तो तब जाके उसको रिकग्निशन मिलेगा कि हाँ भाई तूने किया है, लोगों को पता चल रहा है। अब उसको बताना था दुनिया को कि मैंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया वालों देखो इसे कि मैंने ये क्या किया है, कि जो मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाले वो सही है या नहीं। तो इसलिए उसने अपना जो ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड उसने बनाया था, उसने ये रिकॉर्ड प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ द एनुअल प्रोसीडिंग। देखो एक एनुअल, हर साल एक प्रोसीडिंग होती थी, जो भी डेटा उसको मिला था, उसने क्या किया, हर साल देखो तब के जमाने में हर साल एक प्रोसीडिंग होती थी, एनुअली होती थी। देखो ऑस्ट्रिया में एक होता था, उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये ब्रून एक जगह का नाम था। ओके, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये एक प्रोसीडिंग होती थी जहां पर सारे के सारे साइंटिस्ट आते थे, सारे साइंटिस्ट मिलते थे, अपना अपना जो भी वर्ल्ड में जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं वो सारे अपना अपना एक्सपेरिमेंट्स लगा के वहां एक बताते थे। जो भी साइंटिस्ट का पूरा पैनल बैठता था, वो साइंटिस्ट लोगों को प्रेजेंट करते थे कि देखो भाई मैंने ऐसा परफॉर्म किया है, तो मुझे इसका रिकग्निशन दो, समझे। मतलब इसको मैंने अगर परफॉर्म किया तो मुझे इसका पब्लिकेशन दो, इसको मुझे टाइटल चाहिए, समझे। तो मेंडल भी पहुंच गया अपनी इस जगह पर
जहां पर ये प्रोसीडिंग होने वाली थी। तो मेंडल पहुंच गया ब्रून, ठीक है। ब्रून पहुंचा जैसे मेंडल, तो उधर जब उसने प्रेजेंट करना चालू किया साइंटिस्ट लोगों को, साइंटिस्ट लोग जब बैठे थे वहां पर, मेंडल ने अपना पूरा का पूरा डेटा लेकर गया और वहां पर उसने प्रेजेंट करना चालू किया। अब देखो कुल मिला के मेंडल उसने जब चालू किया एक्सपेरिमेंट, मतलब बताना लोगों को कि देखो भाई ये पी का प्लांट है, ये पी का प्लांट लंबा है, ये पी का प्लांट छोटा है। अब देखो जब पेरेंट से जब वो ऑफस्प्रिंग में जब उसका पी प्लांट लंबा हुआ, तो पेरेंट से उसका कुछ ना कुछ फैक्टर आया तो वो प्लांट लंबा हो गया, एंड इसमें फैक्टर नहीं है तो प्लांट छोटा हो गया। मेंडल ने ऐसे सिंपल वे में सिखाने लगा उनको। अब मेंडल ने बताया फ्लावर के बारे में, फ्लावर में देखो इसमें फैक्टर आया इसलिए फ्लावर वायलेट हो गया, और इसमें फैक्टर नहीं आया तो व्हाइट हो गया। अब उसने सीड के बारे में बताया। अब मेंडल ने बोला कि देखो इसमें फैक्टर आया, समझ रहे हो, पेरेंट से इसमें फैक्टर, ऑफस्प्रिंग में इसमें फैक्टर आया तो ये सीड येलो कलर का हो गया, और इसमें नहीं आया तो ग्रीन कलर का हो गया। तो कुल मिला के मेंडल ऐसा धीरे धीरे सब कुछ अपना सारी चीज बताते गया। जैसे कि उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया था कि 9331 क्या है, 1:2:1 क्या है, जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जितने भी क्रॉस कितने डायहाइब्रिड, सब कुछ बताया उसने, ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि देखो भाई मेंडल, तुम अगर ये सब बता रहे हो बराबर, मानते हैं ठीक है सब राइट है तुम्हारा, ये सब जितने भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया सब किया जो भी सब ठीक है, सब ठीक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बस हमें बस ये बता दो कि ये फैक्टर क्या होता है। मेंडल हो गया कंफ्यूज, उसने तो अभी तक वो फैक्टर 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 अपने मन में करते रह गया वो। उसने देखो ये सब बात मेंडल को भी नहीं पता थी क्या इनहेरिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना कि वो साइंटिस्ट को पता था। उसने बस एक नाम दिया था कि एक फैक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। मेंडल को भी नहीं पता था वो फैक्टर क्या है, बस वो दिख रहा है इसके अंदर, मेंडल ने वो रिकॉर्ड किया था, ओके। तब तक किसी को भी नहीं पता था फैक्टर क्या है। फिर मेंडल सोच में पड़ गया कि मैंने फैक्टर बता तो दिया, फैक्टर बोल रहा हूं। उस मेंडल ने क्या बोला, सर जो ये फैक्टर इस वाले पेरेंट से इस वाले ऑफस्प्रिंग में आ रहा है उसी फैक्टर को फैक्टर बोलते हैं। सब कंफ्यूज हो गए, बोले सब वाह भाई मेंडल तुम बड़े स्कॉलर निकले, ये गलत है। तो देखो मेंडल क्या हो रहा था, मेंडल भी कंफ्यूज हो गया, उनके क्वेश्चन बराबर वो टैकल नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी जो थ्योरी, उन्होंने जो थ्योरी उसने पूरा बताया था, पूरा का पूरा थ्योरी उन्होंने लिया साइड में रख दिया। बोले देखो मेंडल तुम जो बोले हो सही तो है, बट तुम्हारा जो फैक्टर है वो हमें समझ नहीं आया, हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तुम फैक्टर बोलते हो लेकिन हमें फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जितने भी 10 साल की जो भी उसकी मेहनत थी बेचारे की, 10 साल की मेहनत उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया अभी तक, बस उसको बोले कि ठीक है हम कंसीडर कर लेंगे लेकिन ये पब्लिश नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा तुम्हें भी एक्चुअली नहीं पता कि वो फैक्टर क्या है। जब तक कोई डेटा 100% श्योर ना हो तब तक उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो मेंडल भी बहुत दुखी हो गया, ठीक है। मेंडल ने बोला यार अभी क्या करें। मेंडल प्रोफेशन से एक टीचर था और एक प्रीस्ट था, वो एक साइंटिस्ट नहीं था, ठीक है। तो क्या किया मेंडल ने, क्या किया यार, बोला चल ठीक है अभी मेरा थियरी अभी ये लोग ने एक्सेप्ट नहीं करे तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा जो पूरा डेटा जो मेरे पास है वो डेटा ले जाके मैं किसी प्रोफेशनल साइंटिस्ट को दिखाऊंगा और उससे कंसर्न करूंगा कि ये राइट है या रॉन्ग है या क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो जाके दूसरे साइंटिस्ट लोग के पास गया, उन्होंने बताया भाई मेरी हेल्प कर दो यार, मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा थ्योरी रिजेक्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ, मैंने ऐसा ऐसा पूरा डेटा बनाया है। फिर क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट लोग भी उसको बोल रहे हैं कि यार देख मेंडल तू एक्चुअल साइंस वाला बंदा है नहीं, तू साइंटिस्ट नहीं है, तो हम लोग क्यों तेरी हेल्प करें, समझा। तब कैसे कम्युनिज्म चलता था कि साइंटिस्ट लोग का अलग अपना एक वो होता था, फिर जो भी पीजेंट या फार्मर्स होते थे उनका अलग समझ रहे एक जोन होता था, उनमें ऐसा कुछ क्रॉस कनेक्शन नहीं होता था, भेदभाव ज्यादा होता था उस टाइम पे 18th सेंचुरी में। मेंडल के पास ये जो अपनी बात प्रूफ करने का जरिया सिर्फ साइंटिस्ट ही थे, तो मेंडल ने बहुत सारे साइंटिस्टों के पास गया, एक ने रिजेक्ट, एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तीसरे ने अगर उसने एक्सेप्ट भी किया, उसको बोला भी चल ठीक है मेरी मदद, लेकिन उसमें वो अपना फायदा ढूंढ रहा था कि नहीं अगर मैंने तेरा ये बता दिया
तो इसका क्रेडिट मैं लूंगा। मेंडल को ये बात पसंद नहीं थी, तो मेंडल ने बोला यार छोड़ो यार जाने को, अभी क्या कर सकते हैं, तो मेंडल हार मान गया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा जो उसका थियरी था पूरा डंप कर दिया और फिर चुपचाप ऐसे रह गया। मेंडल की हो गई डेथ 1884 में, मेंडल की डेथ हो गई। समझे, बेचारा मेंडल बिना अपने एक्सपेरिमेंट को, जो 10 साल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडल अपने दिल में दबा के चला गया। समझे, मतलब उसको अभी उसका क्रेडिट भी नहीं मिला उसे, फिर भी वो ऐसे कैसे चला गया। अब देखो, अब एक नया इसमें ट्विस्ट आता है कहानी। ट्विस्ट क्या है पता है? मेंडल के मरने के 16 साल बाद, मेंडल के मरने के 16 साल बाद, समझे, अब ये मत सोचो मेंडल का रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म लेगा मेंडल, नहीं नहीं नहीं, समझे, मेंडल का रीबर्थ नहीं होगा, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। अब देखो 16 साल में क्या होता है, 16 साल के बाद इन द ईयर 1900, 19th सेंचुरी, समझ लो, मेंडल के मरने के 16 साल बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम मेंडल जैसा एक्सपेरिमेंट अलग अलग अपने अपने देशों में किया। उनको ये खबर भी नहीं थी, उन्होंने पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ पहले से हो गया है या पहले से ऐसा कुछ हुआ है, उनको एकदम अनजान थे। उन्होंने वैसे पी प्लांट लिया था, पी प्लांट में ऐसा उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड किया, डायहाइब्रिड किया, सब कुछ किया। उन्होंने बिल्कुल खबर नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे। उन्होंने सब अपना अपना पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड निकाला उन्होंने अपना। अब देखो तीन साइंटिस्ट जो अलग अलग, एक साइंटिस्ट था हॉलैंड का, एक साइंटिस्ट था जर्मनी का और एक साइंटिस्ट था ऑस्ट्रिया का। समझ गए, जर्मनी, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तीनों अलग अलग अपने अपने जगहों पर अपने अपने इंडिविजुअली काम कर, तीनों बेखबर थे तीनों से कि तीनों भी सेम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीनों को पता ही नहीं था। अब देखो ये एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये फिर से 1900 के ईयर में फिर से हुई। सारे लोग पहुंच गए ब्रून अपना अपना बताने के लिए कि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है जैसा मेंडल किया था। ठीक है, अब जब वहां पर ये लोग पहुंचे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताना चालू किया साइंटिस्ट लोगों के सामने। अब देखो ये वही साइंटिस्ट जो मेंडल के टाइम पे बैठे थे, समझे, ये वही साइंटिस्ट थे जो मेंडल के सामने बैठे थे, मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट सुन रहे थे। अब ये देखो इसमें ट्विस्ट क्या हुआ पता है, जब ये साइंटिस्ट ने अपना परफॉर्म मतलब पूरा बताना चालू किया, देखो भाई हमने ऐसा पी प्लांट लिया है, ये पी प्लांट है टॉल, इसमें डिटर्मिनेंट आया तो ये बन गया शॉर्ट, इसमें तो ये बन गया लॉन्ग, इसमें डिटर्मिनेंट नहीं आया इसलिए बन गया डॉफ। समझा। अब फिर दूसरा फ्लावर, ये फ्लावर अगर इसमें डिटर्मिनेंट आया तो फ्लावर बनेगा वॉयलेट, सॉरी पर्पल, और ये फ्लावर नहीं आया और उसमें डिटर्मिनेंट नहीं आया तो बनेगा व्हाइट। तो समझ रहे हो, उन्होंने सेम जो मेंडल फैक्टर कर रहा था, ये लोग वही चीज को डिटर्मिनेंट बोल रहे थे, उनको भी नहीं पता था। देखो ये मेंडल ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट 18, देखो मैंने बताया नहीं आपको, 18 मैंने बताया आपको मेंडल को 10 साल लग गए थे एक्सपेरिमेंट करने में, तो उसने परफॉर्म किया था 1866 में। अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो मेंडल ने 1866 में परफॉर्म किया था। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, समझ, मेंडल के परफॉर्म करने के 35 या 34 इयर्स के बाद ये वापिस से ये सब खोद के निकाले लोग, समझा। तो उसमें क्या हुआ, तो वो साइंटिस्ट लोगों को ऐसा खटका कि यार तुम लोग जो बोल रहे हो, एक साइंटिस्ट आया था आज से 35 साल पहले, वो भी यही चीज बता रहा था हमें, लेकिन साला हम लोग तब समझ नहीं पाए कि बोल क्या रहा है। आज समझ में आ रहा है कि वो फैक्टर जो तुम लोग डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, जो तुम फैक्टर बोल रहे हो, एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि जीन्स हैं। जो जीन है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, अगर वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है खुद को तो जाके टॉल हो रहा है, जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो शॉर्ट हो रहा है, समझे। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला अरे हाँ यार, मतलब उन्होंने जब मेंडल का पेपर वापस खोल के देखा, उन्होंने देखा ये तो पूरा का पूरा बहुत ही एकदम अच्छे से रिकॉर्ड किया और डेटा था वो। सोचो 35 साल पहले मेंडल ने किया था ये सब चीजें, वो डेटा उन्होंने आज ढूंढा, उन्होंने डेटा उनसे भी ज्यादा बेटर डेटा मेंडल का था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो तीन साइंटिस्ट के, देखो तीन साइंटिस्ट ने मिलके अभी मेंडल का जो भी पूरा का पूरा जो डेटा था, उन्होंने क्या, मेंडल देखो साइंटिस्ट नहीं था,
उसने प्रॉपरली मतलब बता नहीं पाया था कि पॉस्टुलेट्स बना के, समझ, बस वो लाइन वगैरह पॉस्टुलेट्स या डेफिनेशन दे के चला गया था, उसमें प्रॉपर लॉ में नहीं था, वो अरेंज करके नहीं गया था। तो ये लोग साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका पेपर उठाया एंड उसको पूरा का पूरा पेपर को लॉ के फॉर्म में तैयार किया एंड उसके पेपर को कार्ल कॉर्नेस नाम का साइंटिस्ट था, कार्ल कॉर्नेस ने उस पेपर को पूरा स्टडी किया, वापस स्टडी करने के बाद पूरा उसने पूरा अरेंज किया उसके डेटा को एंड उसने तीन लॉ प्रपोज किए, लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 2, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3। तो तीनों लॉ उसने बनाए एंड वो बनाने के बाद पूरा का पूरा जब डेटा उसने अच्छे से बनाया, सब कुछ अच्छे से ना परफॉर्म अच्छे से एक टाइटल के अंदर लेकर आया, तब वो पेपर उसने जाके एक मैगजीन में प्रपोज किया। मैगजीन का नाम था फ्लोरा। देखो तब के टाइम पे इंटरनेशनल सिर्फ 2 ही मैगजीन चलते थे, एक होता था फ्लोरा, एक होता था फौना। फ्लोरा में जितने भी बॉटनी रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते थे वो उस बॉटनी के पेपर सिर्फ फ्लोरा में पब्लिश किए जाते थे इंटरनेशनली, एंड एनिमल्स के जितने भी रिसर्च होते थे वो फौना में होते थे, ठीक है। तो फ्लोरा मैगजीन में उसने पब्लिश किया, वहां से मेंडल को इतना फेम मिला, तब जाके मेंडल का नाम पड़ा, तब लोग दुनिया मेंडल को जानने लगी एज फॉग, फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझा, इस तरह से मेंडल की जो स्टोरी थी, उसके मरने के 35 साल बाद उसको रिकग्निशन मिला कि यार मतलब एक साइंटिस्ट, इतना महान साइंटिस्ट था वो, सोचो उसने बिना किसी चीज के, बिना कोई बोलते ना इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से भी उसने तब के जमाने में उसने जेनेटिक्स पढ़ा दिया था यार, समझ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ा दिया था तब के टाइम पे उसने, इतना महान था वो। देखते हैं मेंडल जो परफॉर्म किया था पूरा एक्सपेरिमेंट, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहला गया। देखो मेंडल के सक्सेस का जो राज था, समझ रहे हो, मेंडल का जो सक्सेस का राज था वो उसका था क्योंकि वो मेंडल को लोग जीनियस मानते थे तब के टाइम पे। अब देखो जीनियस मतलब क्या, कि कोई बंदा वो ऐसा काम कर जाए जो आम लोग नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं जीनियस। तो तब के जमाने में लोग मेंडल को जीनियस मानते थे। जीनियस क्यों मानते, उसके पीछे रीजन होता, उसके पीछे रीजन देखो क्या है। मेंडल ने पूरा का पूरा जो थ्योरी बनाया था जेनेटिक्स के ऊपर, जीन्स का, समझ रहे हो, तब उसने वो थ्योरी तब बनाई थी जब मियोसिस और माइटोसिस का नाम निशान नहीं था, माइक्रोस्कोप का कोई नाम, उसने बिना माइक्रोस्कोप को यूज किए सिर्फ मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के दम पे उसने पूरा का पूरा जेनेटिक्स समझाया था लोगों को, इसलिए वो जीनियस था, समझ रहे हो। हमें पता है आज की डेट में हमें पता है कि मियोसिस होता है, उसमें कैसा क्रॉसिंग ओवर होता है, एक जीन दूसरे जीन में ट्रांसफर होता है, मॉम डैड से जो भी जीन से ट्रांसफर होता है, फिर कैरेक्टर वेरिएशन वगैरह सब हमें अब भी जानते हैं, समझ। तब के टाइम 18th सेंचुरी में ये सब कुछ नहीं था। तो मेंडल ने सिर्फ मैथ्स के दम पे उसने पूरा बताया था कि किस तरह से जीन्स आते हैं, जीन्स क्या फैक्टर होता है, फैक्टर इधर ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर है, ये फैक्टर अगर दूसरे जनरेशन में गया तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसने पूरा का पूरा जेनेटिक्स बताया था विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप का यूज ही नहीं किया था, इसलिए वो जीनियस था। क्या है, देखो मेंडल ने जो भी प्रपोज किया था थियरी, समझे, 1900 में तो उसका थियरी सबने जाने, तब तक तो मियोसिस माइटोसिस सब कुछ आ चुका था कि क्या था माइक्रोस्कोप से, सब माइक्रोस्कोप स्टडी करके हम लोग पूरा जीन्स को, डीएनए को सब स्टडी कर सकते थे। लेकिन जब मेंडल के टाइम पे वो कुछ था ही नहीं, समझे। तो क्या हुआ, जब जो चीजें देखो इन सब जो आज के डेट में भी डीएनए को स्टडी करना, जीन्स के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ही टीडियस जॉब है यार, इतना इजी नहीं होता, समझे। लेकिन मेंडल जो था उसने उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतना सिंपल वे में समझाया, इतना सिंपल वे में उसने सिर्फ मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स कर करके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके सब उसने एक्सप्लेन किया था, समझे। आज से 40 समझ लो, जो 1900 में 35 to 40 इयर्स पहले उसने ये सब चीजें बताई थी, उसको पता था, समझे। तो इसलिए उसको जीनियस बोलते थे। तो देखते हैं अभी मेंडल का जो सक्सेस का जो राज था, उसका कहीं ना कहीं लव फैक्टर भी था। मेंडल वॉज वेरी लकी, समझे। आप भी कभी कभी लकी हो जाते हो, कैसे, मान लो एग्जाम है, हाँ देखो लकी दो किस्म के पर्सन होते हैं। एक होता है जो फर्स्ट बेंचर है एग्जाम के टाइम पे, टीचर के बेंच के जस्ट सामने, एंड एक बच्चा है जो इसको कॉर्नर और भी लास्ट बेंच मिले, समझे। ये होते हैं 2 लक फैक्टर्स। अब इसमें आप लोग डिसाइड कर लो लकी कौन है।
इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट में उसका लक कितना उसका साथ दिया। ठीक है, देखो अभी देखते हैं कि मेंडल ने जो पी का प्लांट यूज किया था, मेंडल ने जो पी का प्लांट यूज किया था, उसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 4 मंथ्स है बस। देखो मेंडल का ये लक फैक्टर ही माना जाएगा। तब के टाइम पे हजारों किस्म के प्लांट हो सकते थे, हजारों किस्म के प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कर सकते थे, लेकिन मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट यूज किया। पी प्लांट क्यों? क्योंकि देखो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 मंथ, समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ, पी प्लांट हमने क्रॉप किया, पी प्लांट आया, पी प्लांट उगेगा, फ्लावर देगा, फ्रूट देगा, पूरा खत्म, उसका लाइफ खत्म, 3 महीने के अंदर पूरा निपट के खत्म हो जाएगा। समझा? पूरा का पूरा उसका जो लाइफ स्पैन है सिर्फ 3 महीने का है। तो इस तरह से हम लोग एक ही साल में विद इन 1 ईयर 3 to 4 जनरेशन, 3 से 4 जनरेशन हम लोग एक बार में ही पढ़ सकते हैं। समझे? एक बार में उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते थे। जो समझ लो, अगर मेंडल समझ लो कोई साइंटिस्ट होता जिसने इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता, अगर उसने वीट का प्लांट या राइस का प्लांट लिया होता, तो वीट राइस के प्लांट को कम से कम 6 मंथ उसका लाइफ स्पैन होता है, 6 महीने लगते हैं उसको उगाने में। तो अगर उसको जो भी डेटा मिल रहा है, उसको अगर ये प्लांट का अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना था, अगर उसको वो इस डेटा को निकालना चाहता था, तो उसको कम से कम 10 से 20 साल लगते थे इतना एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल ने 10 साल में निकाला, क्यों? इसके 3-4 जनरेशन वो एक साल में बढ़ रहा था। समझे? अगर वो वीट का क्रॉप लेता, वीट का क्रॉप को कम से कम 6-7 महीने लगते हैं उसको उगाने में, तो समझ लो 6-7 महीने उसको उगाओ, उसके बाद में उसकी जो दूसरी जनरेशन को उगाने के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा दूसरे साल में। समझ रहे हो? तो 1 साल में 1-2 जनरेशन से ज्यादा नहीं कर पाएगा वो। अब इसमें देखो एक ही साल में 3 से 4 जनरेशन स्टडी कर रहे हो, तो ये लक फैक्टर हो गया। देखो ये नॉलेज मेंडल को क्यों आया? क्योंकि उसका बैकग्राउंड देखो, उसके फादर फार्मर थे, उसको खेती का थोड़ा नॉलेज था, उसको फार्म का थोड़ा नॉलेज था, हॉर्टिकल्चर उसने पढ़ाई भी, नेचुरल साइंसेस में उसने पढ़ाई भी की थी, उसके लिए उसको नॉलेज था कि अगर मैं पी प्लांट सिलेक्ट करूंगा तो ही मुझे इतना फास्ट जनरेशन मिलेगा। समझा? तो उसका एक फर्स्ट फैक्टर था कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सेकंड है क्रोमोसोम्स। देखो पी के प्लांट में टोटल 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब मेंडल ने देखो, मेंडल का लक इधर बहुत ज्यादा फैक्टर था लक का। मेंडल ने जो भी इस पी प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, फ्लावर का कलर, सीड का कलर, देखो ये सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम है। ऐसे टोटल 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पी प्लांट के अंदर। मान लो मेरा ये क्रोमोसोम था, इसके बाद टॉलनेस का जो जीन था वो यहां पर था, एंड जो सीड का जो कलर की बात हो रही थी, जो मेंडल ने लिखा था येलो एंड ग्रीन वाला, वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था। समझ रहे हो? तो इस तरह से जितने भी 7 कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किए थे, टॉलनेस, सीड का कलर, सीड का शेप, फिर पॉड का शेप, पॉड का कलर, देन फ्लावर का शेप एंड फ्लावर का पोजीशन, जितने भी 7 कैरेक्टर्स हैं वो सातों के सातों कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक्ड ही नहीं थे, कहीं लिंकेज का प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा था। तो मेंडल का जो लक था वो यहां पर उसका साथ दिया। उसने जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किया वो सातों के सातों कैरेक्टर सातों अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। ओके, अगर मान लो देखो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे आपने पी प्लांट देखा, उसके अंदर टेंड्रिल्स होते हैं, स्पाइरल, जिससे वो आगे बढ़ता है। वो टेंड्रिल को भी पकड़ सकता था वो, लेकिन उसने नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। ये उसका फैक्टर लक है, क्योंकि टेंड्रिल का जो जीन होता है वो दूसरे किसी से लिंक्ड होता है। अगर उसने टेंड्रिल का वो पकड़ा होता, उसको कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट मिलता। ये उसका लक था, उसने टेंड्रिल नहीं सिलेक्ट किया। उसका जो स्टेम की थिकनेस होती है, उसका भी कुछ ना कुछ वेरिएशन, वो भी लिंक्ड होता है कुछ ना कुछ, उसके अंदर लिंकेजेस होते हैं। तो लिंकेज ना होने के लिए उसको ये पता ही नहीं था कि लिंकेज नाम का चीज होता है, तब उसको पता ही नहीं था एक्चुअली जीन भी क्या होता है। ठीक है, तो इधर भी उसका लक फैक्टर प्ले किया। ठीक है, एंड जो लास्ट है और एक फैक्टर था उसका जो बहुत ही लकी निकला उसके लिए, वो है उसका फ्लावर। पी का फ्लावर देखो बड़ा होता है, एंड पी का फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। पी का फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? तो मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। समझे? तो उसको ये
लकी फ्लावर मिल गया। देखो ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलना और जिसको 7 क्रोमोसोम होना, 7 क्रोमोसोम के जो कैरेक्टर्स से लेके 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे होना बहुत ही रेयर चांसेस है। तो मेंडल समझो किस हद तक लकी था, उसमें से 1-2 भी अगर कैरेक्टर उसने उल्टे सीधे सिलेक्ट किए होते उसको सेम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट नहीं आते थे। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखो उसका लक फैक्टर कैसा था। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग कभी भी यूनिसेक्सुअल बना सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। समझे इमैस्कुलेशन मतलब क्या, जो भी फ्लावर है उसके पास उसका स्टाइल स्टिग्मा है एंड उसका जो एंथर्स है, एंथर्स उसके ऊपर होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसके एंथर्स को सारे काट देंगे तो फ्लावर के पास सिर्फ फीमेल फ्लावर, सिर्फ फीमेल बन जाएगा, सिर्फ ओवरी बचेगी। इस तरह से वो फ्लावर फीमेल बन जाएगा। समझा? तो हमने क्या किया, सारे एंथर्स काट दिए। तो मेंडल भी यही कर रहा था। मेंडल क्या कर रहा था, देखो फीमेल से हमें आगे के जनरेशन मिलेंगे, सीड्स फीमेल से ही मिलने हैं। समझे? तो क्या होगा, मेंडल क्या कर रहा था, जितने भी फ्लावर्स आ रहे थे सबके एंथर्स काट दे रहा था एंड वो अपने हिसाब से उनका पॉलिनेशन करवा रहा था। समझे? अगर मान लो उसका जो भी प्लांट था, वो टॉल प्लांट का उसने फ्लावर लिया एंड इसके दूसरे वाले प्लांट के एंथर उसके स्टिग्मा पे उसने जैसा पॉलिनेशन किया। समझा? तो पॉलिनेशन क्या हो, अभी टॉलनेस वाला फैक्टर और इसके अंदर कुछ और फैक्टर होगा, दोनों फैक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है, मेंडल कंट्रोल कर रहा है। समझे? जैसे टॉलनेस को या फिर पॉड के कलर को, समझा? वो सारी चीज को अलग अलग वेरिएशंस करवा रहा था। वो इस तरह से वेरिएशंस करवा रहा था। वो प्लांट जो भी, अब देखो जो नया प्लांट बनेगा वो एक हाइब्रिड प्लांट, दूसरा किस्म का प्लांट बनेगा। समझा? तो इस तरह से वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को यूज कर रहा था। तो उस प्लांट में, पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, वो भी एक लक था। अगर मान लो पी प्लांट में ये बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता तो मेंडल तो बहुत दुखी हो जाता, मतलब उसको बहुत ये जो तरीका है बहुत ही टीडियस हो जाता फिर। समझे? पॉलिनेशन किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये पॉलिनेशन को वो मेंडल कंट्रोल कर सकता था। ठीक है? तो ये तीनों जो लक फैक्टर्स है मेंडल के, उसके सक्सेस में कहीं ना कहीं उसको साथ दिया। सो आज का टॉपिक इधर वाइंड अप करते हैं। सो होप्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत मेंडल की स्टोरी जो भी जान के बहुत मजा आया होगा। सो जिस तरह मेंडल ने कभी हार नहीं मानी, आप भी लाइफ में इसी तरह हार्ड वर्किंग कीजिए, हार्ड वर्किंग बनिए मेंडल की तरह। समझे? कभी भी हार मत मानिए। सो हार्ड वर्किंग, कीप अपना काम करते रहो, किसी के लिए रुकना नहीं। समझे? मेंडल के स्टोरी से हमें बस यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, चाहे हमें उसका कोई फल मिले या ना मिले। ओके? सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इस तरह। ओके? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।